देश में 30 करोड़ बच्चों में कम से कम 18 करोड़ बच्चे अब सीधे तौर पर आने वाले वक्त में चपेट में होंगे। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये आंकड़ा ही बताता है कि चुनौती कितनी बड़ी है। वैसे ये माना जाता है कि बच्चों पर कोरोना का खतरा कम होता है, लेकिन वायरस जैसे जैसे रूप बदल रहा है उसमें आगे क्या होगा, इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। बच्चों पर कोरोना संक्रमण का खतरा कितना बड़ा है, ये दूसरी लहर से ही दिख रहा है। ऐसे में तीसरी लहर के बारे में सोचकर ही डर लगता है। लेकिन बच्चों पर इस खतरे को कैसे कम किया जा सकता है, इसमें हेल्थ सिस्टम की तैयारी के साथ साथ बच्चों के लिए वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया के दूसरे देश इस पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अमेरिका ने तो पिछले हफ्ते तक 12 से 15 साल के 6 लाख बच्चों को टीका लगा भी दिया है। इस एज ग्रुप के टीकाकरण के लिए अमेरिका ने हाल ही में फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को ट्रायल के बाद मंजूरी दी थी। अमेरिका में 16 साल से ऊपर के उम्र के लिए टीकाकरण दिसंबर से ही चल रहा है। अब तक वहां 17 साल से कम उम्र के 40 लाख बच्चों को टीका लगाया जा चुका है। बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी देने और उनका टीकाकरण शुरू करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चों के लिए वो वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। अमेरिका में अनुमान यह है कि 2021 के अंत तक उन्हें वैक्सीन सेफ्टी पर पर्याप्त आंकड़े मिल जाएंगे, जिससे अमेरिका में किसी भी उम्र के बच्चे का वैक्सीनेशन किया जा सकेगा। फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन का 5 से 12 साल के बच्चों का ट्रायल का डेटा जुलाई तक और 6 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल डेटा सितंबर तक आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि सितंबर के बाद से हर उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। अभी तक ये माना जाता था कि कोरोना संक्रमण का बच्चों पर ज्यादा खतरा नहीं होता। संक्रमण होने पर भी ज्यादातर बच्चों में बहुत हल्के लक्षण होते हैं या फिर कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन वो दूसरों में संक्रमण फैला सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि जिस तरह से वायरस अपना रूप बदल रहा है, उससे बच्चों पर खतरा बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए पूरी दुनिया सतर्क है। अमेरिका के अलावा कनाडा, सिंगापुर, यूएई जैसे देश हैं जो 12 से 15 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी दे चुके हैं। ब्रिटेन में भी ये बातें हो रही हैं कि क्या बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू कर देना चाहिए। यूरोप के बाकी देशों में भी जून से बच्चों की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। भारत में भी बच्चों के लिए कोवैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दी गई है। ये कदम उठाने इसलिए जरूरी थे क्योंकि नए रूप में कोरोना कितना खतरनाक होगा ये कहा नहीं जा सकता। सिंगापुर जैसे देश पहले ही आशंका जता चुके हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट तेजी से फैल रहे हैं और इसकी चपेट में अब बच्चे भी आ रहे हैं। इसीलिए इस पर सावधान रहना जरूरी है। भारत में तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक बताई गई है और जब तक बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक उन पर खतरा बना ही रहेगा। आज तक ब्यूरो। कोरोना की मार से यूं तो पूरा देश करा रहा है, मगर अब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर होने वाला है। इन सब के बीच राजस्थान में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ये समय है सावधान हो जाने का। ये समय है पहले से ज्यादा सतर्क हो जाने का। ये समय है पहले से ज्यादा सुरक्षित रहने का, क्योंकि इस अदृश्य महामारी की चपेट में अब बच्चे आने लगे हैं। जैसी आशंका थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कोरोना का संक्रमण अब बच्चों को हो रहा है। बच्चे बड़ी तादाद में हो रहे हैं कोरोना से संक्रमित। राजस्थान में बच्चों में कोरोना के संक्रमण से हाहाकार मच गया है। देखिए, दौसा में सिकराय उपखंड के एक गांव की इन 2 बच्चियों को, एक की उम्र 9 साल है, दूसरे की उम्र 10 साल। इन दोनों के पिता कोविड पॉजिटिव थे। उनका निधन हो चुका है, लेकिन उसके बाद कोरोना ने इन दोनों बच्चियों को चपेट में ले लिया। बच्ची 11वीं में चल रही है।
ये 10वीं में चल रही है। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो दवाई का क्या है, प्रशासन आया था दवाई देने के लिए, चेक करने के लिए? दवाई दे आई। ठीक इसी तरह सिकराय के हिगी गांव में एक 2 साल का अबोध बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था। सुनिए उसके मामा क्या कहते हैं। हमने भी करवाई थी तो हमारी तो नेगेटिव आई थी। जो एक छोटा 2 साल का भांजा था मेरा, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसमें कोई सिम्टम्स तो थे नहीं, लेकिन वो 2 दिन तक चिड़चिड़ा था, तो उस वजह से उसकी जांच करवानी जरूरी समझी थी। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अकेले दौसा में 1 मई से 21 मई के बीच 18 साल से कम के 341 बच्चे कोविड पॉजिटिव हुए। जो हाल दौसा का है, बिल्कुल वैसा ही हाल डूंगरपुर का है। डूंगरपुर में भी बच्चे तेजी से कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। डूंगरपुर में 12 मई से लेकर 22 मई तक 18 साल से कम के 255 बच्चे संक्रमित हुए। लेकिन डूंगरपुर के कलेक्टर कह रहे हैं कि उनके जिले में बच्चों में कोरोना का संक्रमण बिल्कुल सामान्य है। बच्चों के माता पिता कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, इसलिए बच्चे भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। हालांकि उनकी संख्या कम है। 0 से 12 की कैटेगरी में वर्तमान में जिले में 50 से भी कम बच्चे संक्रमित हैं और पर डे के 2, 3, 4 केस आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि उनके परिजन संक्रमित हो जाते हैं और साथ में बच्चे रहते हैं, इसलिए वो भी आ जाते हैं। जिले में पिछले 6 महीने में ना ही तो किसी बच्चे की कोरोना से डेथ हुई है और ना ही ऐसा कोई सीरियस केस आया है जिसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाना पड़े। लेकिन कलेक्टर की बातों को खुद सीएमओ ही खारिज कर देते हैं। सीएमओ बताते हैं कि पिछले 10 दिन में 250 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। हमारे जिले में 12 मई से आज दिनांक तक 315 बच्चे 0 से 19 आयु वर्ग के पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 0 से 9 वर्ष के 60 बच्चे तथा 9 से 19 वर्ष के 255 बच्चे थे। सभी बच्चों को दवाएं दे दी गई हैं तथा ये हमारे बेहतर सर्विलेंस, बेहतर मॉनिटरिंग और जांचों के कारण संभव हो पाया है। अच्छी बात सिर्फ इतनी है कि कोविड के चलते किसी बच्चे की मौत की खबर नहीं है, लेकिन खतरा तो खतरा है। और कोविड ऐसी बीमारी है जिसमें कब किसे क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे भी देश के वैज्ञानिकों ने पहले ही आशंका जाहिर कर दी थी कि कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है। आशंका ये भी थी कि तीसरी लहर बच्चों को अपनी चपेट में लेगी। फिलहाल राजस्थान के हालात देखने के बाद यही लग रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर शायद दस्तक दे रही है। बेहतरी इसी में है कि कोविड के नियमों को सख्ती से मानते रहें ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपके बच्चे भी। डूंगरपुर से राजेश सोनी के साथ संदीप मीणा, दौसा, आज तक। बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना की तीसरी लहर की बात पिछले कई हफ्ते से हो रही है, जिसे बच्चों के लिए बेहद घातक बताया गया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि तीसरी लहर से पहले दूसरी लहर ही डरा रही है। दूसरी लहर में ही बच्चे दुगनी रफ्तार से संक्रमित हो रहे हैं। राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी बच्चों के संक्रमण बढ़ने की खबरें आ रही है। क्या तीसरी लहर का डर दूसरी लहर से ही सच बनता जा रहा? और क्या बच्चे अभी से संक्रमण की ज्यादा चपेट में आने लगे हैं? देश को चिंता में डालने वाले ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि राजस्थान के कुछ जिलों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिन्होंने सबको परेशान कर दिया है। राजस्थान के दौसा, डूंगरपुर, सीकर, झालावाड़, बाड़मेर जैसे जिलों में बच्चों में संक्रमण के मामले मिले हैं। दौसा में पिछले 20 दिन में 341वर्ष के 255 बच्चे थे। सभी बच्चों को दवाएं दे दी गई हैं। कहीं से ऐसी न्यूज मुझे किसी ग्रुप के माध्यम से मिलेगी, इतने सारे बच्चे संक्रमित हो गए, तो मैं उसका खंडन करना चाहूंगा कि वो संख्या भी सही नहीं है। और 0 से 12 की कैटेगरी में वर्तमान में जिले में 50 से भी कम बच्चे संक्रमित हैं और पर डे के 2, 3, 4 केस आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि उनके परिजन संक्रमित हो जाते हैं और साथ में बच्चे रहते हैं।
आई थी, जो एक छोटा 2 साल का भांजा था मेरा, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसमें कोई सिम्टम्स तो थे नहीं, लेकिन वो 2 दिन तक चिड़चिड़ा था, तो उस वजह से उसकी जांच करवानी जरूरी समझी थी। ये हर परिवार के लिए बड़ी चुनौती है कि अपने बच्चों को कोरोना के संक्रमण से कैसे बचाए। ये हर सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि बच्चों में अगर संक्रमण फैला तो उन्हें बचाने के लिए क्या तैयारी की जाए, क्योंकि बात सिर्फ राजस्थान की ही नहीं है। कर्नाटक में दूसरी लहर में ही बच्चों में संक्रमण के मामले बढ़े हैं। 1 मार्च से 16 मई तक अकेले बेंगलुरु में ही 19,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी बच्चों के संक्रमण के काफी मामले दूसरी लहर में ही मिले हैं। पहली लहर में RT-PCR टेस्ट में 4% बच्चे संक्रमित मिले थे। दूसरी लहर में यह आंकड़ा बढ़कर 10% पहुंच गया। सबसे ज्यादा जो खतरा म्यूटेंट स्ट्रेन का है, जो आज सुबह का जो आर्टिकल सेज स्टडी जो यूके का है, सबसे ज्यादा बच्चों में इन्वॉल्वमेंट जो है B1617 टाइप 2 का है। 50% मतलब 50% जो आंकड़े बच्चों में ये इस म्यूटेंट स्ट्रेन के पाए गए हैं। बच्चों का जो प्रेजेंटेशन है इस साल पिछले साल के हिसाब से भी काफी भिन्न है। एक साल की तैयारियों की पोल खुल गई। ऐसे में अब अगर बच्चों में संक्रमण के मामले बढ़े तो क्या ये स्वास्थ्य व्यवस्था उस स्थिति को संभालने के लिए तैयार होगी? एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में 30 करोड़ बच्चों में अब कम से कम 18 करोड़ बच्चे कोरोना संक्रमण के सीधे खतरे में हैं। अगर इसमें से 10% बच्चे भी संक्रमित हो जाते हैं तो ये आंकड़ा करीब 1 करोड़ 80 लाख होता है। अगर इसमें 1% को भी संक्रमण के साथ अस्पताल में इलाज की जरूरत होगी तो इस हिसाब से तैयारी नहीं है, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक देश में सिर्फ 70,000 पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट यानी पीकू हैं। बड़े शहरों को छोड़कर छोटे शहरों में बच्चों के लिए पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट नहीं है और मौजूदा संसाधनों को बच्चों की देखभाल के मुताबिक तैयार करना बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरे लाट में या तीसरे हवे में जो आएगी उसमें शायद वो बाढ़ में बच्चों की संख्या बढ़ सकती है और उसके अनुसार से महाराष्ट्र शासन ने तैयारी चालू की है। उन्होंने पीडियाट्रिक जो शिशु हृदय रोग तज्ञ जो है उनकी एक मीटिंग बुला के, उनके सब एक्सपर्ट्स को बुला के उनके साथ एक विचार विमर्श करके उनकी एक प्रोटोकॉल और गाइडलाइन बनाई है ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए। महाराष्ट्र में बच्चों के लिए अलग कोविड केयर सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। बच्चों में कोरोना के इलाज के लिए करीब 6,000 पीडियाट्रिशियन को ट्रेंड किया जा रहा है। दिल्ली और यूपी जैसे राज्य भी तीसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी पूरे देश में होनी चाहिए, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है और अब बात बच्चों की है। इसमें वो लापरवाही नहीं की जा सकती जो दूसरी लहर में की गई और जिससे परिवार के परिवार तबाह हो गए। आज तक ब्यूरो।
कोरोना के इस तूफान में हर मोर्चे पर मुसीबत है। कहीं वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट है तो कहीं वैक्सीन की किल्लत है। दिल्ली और मुंबई में 18+ आबादी का वैक्सीनेशन बंद है। राज्यों का कहना है कि वैक्सीन की डोज खत्म हो चुकी है और केंद्र से पर्याप्त डोज नहीं आ रही है। कोरोना की दूसरी लहर से पार पाने के लिए जंग लगातार जारी है। जनता को बार बार बताया जा रहा है कि वायरस से बचने के लिए मास्क पहनें, 2 फीट की दूरी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, बार बार हाथ धोएं। लेकिन डॉक्टर, वैज्ञानिक और नेता भी यही मान रहे हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ असली हथियार वैक्सीन है। सवाल है कि अगर वैक्सीन ही कोविड-19 पर विजयश्री का असल ब्रह्मास्त्र है तो देश के अलग अलग शहरों में इन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? क्यों टीकाकरण केंद्रों के गेट बंद हैं? क्यों 18 से अधिक उम्र के लोगों को टीका नहीं लगने का पोस्टर चस्पा कर दिया गया? जी हां, वजह है वैक्सीन की कमी। 18+ के लोगों को आज ना दिल्ली में वैक्सीन लग रहा है, ना मुंबई में टीकाकरण हो रहा है। पटना में कई वैक्सीनेशन सेंटर को बंद करना पड़ा है। पंजाब में भी कई जगहों पर 45 साल से ऊपर वालों को टीका नहीं लग रहा है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी वैक्सीन की कमी की जानकारी सामने आई है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सीधा इल्जाम लगा दिया है कि केंद्र से वैक्सीन की सप्लाई नहीं मिल रही, लिहाजा 18+ को टीका नहीं लग सकता। दिल्ली के सभी एडल्ट्स को वैक्सीन लगाने के लिए हमें 2.5 करोड़ और वैक्सीन चाहिए। अगर इसी रफ्तार से दिल्ली के एडल्ट्स, अगर इसी रफ्तार से हम चले, 8 लाख वैक्सीन हर महीने मिली तो दिल्ली के एडल्ट्स को ही वैक्सीन लगाने में 30 महीने लग जाएंगे। में कोरोना की तबाही के बीच 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, लेकिन महज कुछ हफ्तों के बाद इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रोक दिया गया है। वजह है वैक्सीन की कमी। रविवार 23 मई बीएमसी द्वारा संचालित किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में आज वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं चलाई जाएगी। इस बात की जानकारी बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक ट्वीट के जरिए दी है। हालांकि बीएमसी ने यह भी कहा है कि सोमवार को जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा उसके लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स की लिस्ट आज दी जाएगी। वैक्सीन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और गैर बीजेपी शासित राज्यों में अदावत अब लंबी हो चली है। तमाम विपक्षी दल लगातार हर रोज पीएम से मांग कर रहे हैं कि राज्यों को वैक्सीन दो, हमें वैक्सीन दो। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, मायावती ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी से या तो चिट्ठी लिखकर या ट्वीट से वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने की अपील की है। हालांकि केंद्र की ओर से जारी बयान में कहानी कुछ और है, जिसके मुताबिक अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 करोड़ 80 लाख वैक्सीन डोज दिया जा चुका है, जबकि राज्यों के पास अभी भी 1 करोड़ 90 लाख वैक्सीन डोज बचे हुए हैं। Can the Prime Minister please enlighten us that how is it that on April 8, 36.5 lakh vaccines were administered per day, and how is it that on May 28 it has come down to 13.6 lakh per day? Who is responsible, Mr. Prime Minister? हर चीज की राजनीति करने की भूमिका महाविकास आघाड़ी सरकार ने ली है। फिर शिवसेना रहे, राष्ट्रवादी रहे, कांग्रेस रहे, उसी तरह की बयानबाजी उनकी चलती रहती है और उसी तरह की बयानबाजी इस बारे में है। सवाल है कि आखिर कब तक हिंदुस्तान में छोटे छोटे मुद्दों पर सियासी तलवारें चलती रहेंगी? कब तक महामारी के दौर में आंकड़ों के खेल में उलझकर जनता की जिंदगी से खिलवाड़ चलता रहेगा? आखिर कब तक बेगुनाहों की मौत का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जाता रहेगा? दिल्ली से पंकज जैन, मुंबई से पंकज उपाध्याय, रायपुर से महेंद्र नामदेव के साथ आज तक ब्यूरो। गांव में अभी भी कोरोना संक्रमण को लेकर तस्वीर बहुत साफ नहीं है। इसकी वजह यह भी है कि गांव में टेस्टिंग अभी भी कम है और ऐसे में दावे से कोई नहीं कह सकता है कि गांव में कोरोना का संक्रमण कितना है। वहीं दूसरी बड़ी समस्या यह है कि वैक्सीन को लेकर भी गांव में लोगों में जागरूकता की काफी कमी है।
जिस लहर में महानगरों की सुविधाएं भी कम पड़ रही हैं, उस दौर में गांवों की मजबूरियां डराती हैं, चिंता में डालती हैं। पिछले साल जब कोरोना वायरस की पहली लहर ने तबाही मचाई तो शहरों में कोहराम ज्यादा दिखा। अब दूसरी लहर में वायरस गांवों में सिर उठा रहा है। बड़ी ग्रामीण आबादी अदृश्य दुश्मन की चपेट में आ गई। गांवों में हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था कि गांव पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि गांव के हालात चिंताजनक हैं। प्रधानमंत्री का बयान बड़े संकट की तरफ इशारा कर रहा है। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। मास्क लगातार पहनना बहुत जरूरी है। गांव में कोरोना कहर बनकर टूटा। कोई नहीं जानता कितने लोग अब तक कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं, कितने लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोई प्रदेश नहीं छूटा, हर जगह एक ही तस्वीर। गोरखपुर के डीएम का सनसनीखेज बयान सुनिए। बता रहे हैं कि अस्पतालों में एक बेड के लिए 100 मरीज थे। इतनी लाचारी और बेबसी वाले हालात थे कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और हजारों आदमी एक दिन में आ जाता तो किसको बेड दें। हम लोग ऐसे भी हालत में थे, एक दिन में 100 लोग लाइन पे थे एक बेड के लिए, मरने के लिए इंतजार कर रहे थे। तो आदमी मरेगा तब वो बेड मिलेगा। तो दोबारा वो स्थिति कतई हमारी जिंदगी में, किसी की जिंदगी में देखने नहीं मिलना चाहिए। तो उसको वो कैसे करेंगे? इसको जो केवल हंसी मजाक नहीं है, वाकई में वो कह रहा हूं तो कम से कम 3 साल हमारे साथ रहने वाली बीमारी है। राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश, बिहार हो या पंजाब, हर राज्य के ग्रामीण इलाकों में कोरोना पांव पसार चुका है और इसकी 3 बड़ी वजहें। पहला, गांव में प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की हालत अच्छी नहीं। दूसरा, गांव में कोरोना टेस्टिंग लगभग ना के बराबर। तीसरी वजह, वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम है। और चौथी वजह, लोगों का जागरूक न होना, कोरोना को लेकर लापरवाही है। गांव के लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता की कमी है। लोग बीमारी को ठीक से समझ नहीं पा रहे, यानी खतरा दोहरा है। पहला, मेडिकल सुविधा नहीं। दूसरे, लोगों के पास कोरोना संक्रमण की जानकारी कम है। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले ग्रामीण कोरोना टेस्ट से डर रहे थे, अब वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। अगर कोई मेडिकल टीम गांव में पहुंच भी जाए तो गांव में हड़कंप मच जाता है। बाराबंकी में ऐसा ही हुआ। कोविड-19 के तहत सिसोदा गांव में टीकाकरण करने गई मेडिकल टीम से बचने के लिए कुछ ग्रामीण सरयू नदी में कूद पड़े। किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर सरयू नदी से बाहर निकाला गया। फिर कहीं जाकर 14 ग्रामीणों को टीका लगा। सभी लोग गए थे वहाँ लोगों को बताने, घर घर सभी को मोटिवेट किया, बताया गया। तो कुछ लोग नदी के किनारे जो मछली पकड़ते हैं वहाँ पर व्यवसायी है, बहुत सारे लोग वहाँ खड़े थे। तो उन तक जब टीम पहुंची तो उन्हें लगा कि साहब क्या है, तो वो नदी में थोड़ा वहाँ पे हल्का सा पानी था, वहाँ से निकल के आगे की तरफ खड़े हो गए। वैक्सीन लगेगा सबके। हालत यह है कि ग्रामीण इलाकों में लोग कोरोना से नहीं बल्कि टेस्ट और वैक्सीन से डर रहे हैं। भोपाल ग्रामीण अंचलों में टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग के अफसर जब रातीबड़ गांव पहुंचे तो गांव वाले वैक्सीन से कतराते दिखे। लोगों के मन में अफवाह और अनजाना डर घर कर गया है। ऐसा कुछ नहीं लगवाए, लगवा लेंगे। तो अभी तक क्यों नहीं लगवाई? अभी तक तो वही डर था कि कहीं न कहीं गलत रहेगा, इस चक्कर में नहीं लगवाई। देखते थे न्यूज में या पेपर में कि यार वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों के साथ गलत हो रहा है, कुछ परसेंट लोगों के साथ। कई लोगों को बुखार आया, कई लोग बीमार हुए उससे। वो अच्छा वाला शरीर को बीमार करना चाहेगा, इसलिए नहीं लगाया। महाराष्ट्र के चंद्रपुरा जिले के कुछ ग्रामीण वैक्सीन लेने के बिल्कुल खिलाफ हैं। ये हालात तब है जब पूरा इलाका हॉटस्पॉट की लिस्ट में है। लस घेणार की नहीं? नहीं। हालात का अंदाजा हो गया। यही वजह है कि कई सरकारें लोगों को जागरूक करने पर जोर दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी यही अपील की है। हमारी टीमें गांव-गांव जा रही हैं, स्क्रीनिंग कर रही है, वे टेस्ट कराने में अपना योगदान दें। हम उनको मेडिसिन किट भी उपलब्ध करवा रहे हैं, उपचार भी फ्री है।
सारी सुविधा सरकार फ्री में उपलब्ध करा रही है, इसलिए भागने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा, वैक्सीन के लिए गांव-गांव में भी हम कॉमन सर्विस सेंटर को इसका केंद्र बिंदु बनाना चाहते हैं। हर जागरूक व्यक्ति हर एक व्यक्ति को जागरूक करे। गांव में जागरूकता की भारी कमी है। लोग कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है, कोरोना को शहरी बीमारी मानते हैं। अगर कुछ डरते भी हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल को ना तो समझते हैं ना ही मानते हैं। वैक्सीन को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि वो महामारी जिसने शहरों के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया हो, उसके सामने इस लापरवाही के साथ कैसे लड़ेंगे। आज तक ब्यूरो।